नमस्कार, सवाल इंडिया का मैं आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अंकित त्यागी और इस वक्त आप एनडीटीवी के साथ हैं। शुरुआत कर रहे हैं कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा, जो न्याय यात्रा है, उसमें आज फिर से वो असम पहुंची। मेघालय से असम का रास्ता दोबारा तय किया भारत जोड़ो यात्रा ने, और वहां पर एक बार फिर से जो सबसे ज्यादा मुश्किलें जो अब तक राहुल गांधी की यात्रा को देखने को मिली हैं, उसका आमना सामना हुआ है, वो असम में ही हुआ है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, जो एक जमाने में कांग्रेस के नेता हुआ करते थे, उनकी और राहुल गांधी की जुबानी जंग जारी है। इस बीच आज असम पहुंचने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प हो गई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड्स को हटा दिया, क्योंकि ना तो कल राहुल गांधी को मंदिर जाने की परमिशन मिली और आज गुवाहाटी के अंदर से और जो एक यूनिवर्सिटी के अंदर जो उनका कार्यक्रम था, उसको भी सरकार ने रद्द करा दिया। इसको लेकर असम के मुख्यमंत्री ने, जो बैरिकेड तोड़ने की घटना हुई, उसको लेकर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने राहुल गांधी के खिलाफ केस दर्ज करने का, भीड़ को उकसाने के मामले का केस जो है वो दर्ज करने का आदेश दिया है। इस यात्रा को गुवाहाटी की मुख्य सड़कों से जाने की इजाजत नहीं दी गई थी। यात्रा को शहर को बाईपास करते हुए NH 27 से जाने को कहा गया था, लेकिन कांग्रेस शहर के बीच से यात्रा को लेकर जाना चाहती थी और वहां लगे बैरिकेड्स को कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हटा दिया। बजरंग दल की रैली निकली, इसी रास्ते से नड्डा जी की रैली निकली, मगर कांग्रेस पार्टी की पदयात्रा को यहां पे ये लोग रोक रहे हैं। अब देखिए, यहां पे बैरिकेड था नहीं था, उड़ा के फेंक दिया हमने बैरिकेड को तोड़ के फेंक दिया, मगर हम कानून को नहीं तोड़ेंगे। असम के चीफ मिनिस्टर तोड़ सकते हैं, होम मिनिस्टर तोड़ सकते हैं, प्रधानमंत्री तोड़ सकते हैं, मगर कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता कानून को नहीं तोड़ेगा। ये जो असम के चीफ मिनिस्टर यात्रा के अगेंस्ट कर रहे हैं, सबसे पहले इससे यात्रा का फायदा हो रहा है। जो पब्लिसिटी हमें शायद नहीं मिलती, वो असम के चीफ मिनिस्टर और शायद उनके पीछे अमित शाह हमारी मदद कर रहे हैं, तो उससे तो हमारा फायदा ही फायदा है। अब जहां तक मंदिर में जाने का रोकना, कॉलेज में जाने से रोकना, अब यहाँ पे पद यात्रा रुकवानी, ये तो इनकी स्टाइल है, इंटिमिडेशन टैक्टिक्स है। हम इंटिमिडेट नहीं होते इन लोगों से, इनसे डरते नहीं हैं। तो हमारा तो फायदा है। हमारा जो मैसेज है, न्याय का मैसेज है, वो तो जा रहा है। तो ये जो राहुल गांधी की यात्रा थी, उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बार फिर से हेमंत बिस्वा शर्मा के ऊपर बरसे। वहीं असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने, जो पहले ट्विटर हुआ करता था, उसका नाम एक्स हो गया है, उस पर लिखा कि यह असम की संस्कृति का हिस्सा नहीं है। हम शांतिपूर्ण राज्य हैं। इस तरह से नक्सली हथकंडे पूरी तरीके से हमारी संस्कृति के खिलाफ है। मैंने भीड़ को भड़काने के लिए असम के डीजीपी को आपके नेता राहुल गांधी के खिलाफ केस दर्ज कराने और आपके हैंडल पर पोस्ट किए गए फुटेज को सबूत के तौर पर इस्तेमाल करने का निर्देश दिया है। आप के अनियंत्रित व्यवहार और तय दिशा निर्देशों के उल्लंघन के परिणाम स्वरूप अभी गुवाहाटी का बड़ा ट्रैफिक जाम लग गया है। ये असम के मुख्यमंत्री ने अपनी बात ट्विटर पर रखी। उन्होंने कहा, राहुल गांधी के ऊपर हम मामला दर्ज कराएंगे। अब लगातार जब से राहुल गांधी की ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू हुई है, तब से ये मणिपुर से शुरू हुई थी। मणिपुर में भी इस तरह की कुछ बातें हुई कि भाई उनको परमिशन नहीं मिल रही है, लेकिन खासी जो नोक झोंक है, जो झगड़ा है, जो लड़ाई है, जो इस तरीके की बयानबाजी है और पुलिस और प्रशासन के आमने सामने कांग्रेस खड़ी हो गई है। क्योंकि आपको याद होगा, जब भारत जोड़ो यात्रा चली थी तो इतना परेशानी तब देखने को नहीं मिली थी, लेकिन जब से असम के अंदर यात्रा पहुंची है, तब से ये तीखा जो झगड़ा है ये लगातार चल रहा है। कल राहुल गांधी को एक मंदिर में जाना था, जहां पर जाने से उन्हें रोका गया। पहले उन्हें कहा गया कि परमिशन दी गई थी, फिर कहा गया 3 बजे के बाद आइए। इस सब चीज़ों को लेकर आज यूनिवर्सिटी में भी उनको लोगों से मिलना था, वहां पर भी उनको नहीं जाने दिया गया। तो एक बड़ा एक तीखी नोकझोंक जो है ये असम में इस वक्त देखने को
मिल रही है राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर। चलिए आगे बढ़ते हैं और राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है वो एक तरफ चल रही है और असम में उसके किस तरीके से हंगामा हो रहा है वो भी हम देख रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन जो है उसकी जो खटपट की खबरें हैं वो लगातार सामने आ रही हैं। अभी तक, और आज हम 23 जनवरी पे खड़े हैं, पूरा महीना खत्म होने वाला है। बात हो रही थी कि 15 जनवरी से पहले पहले सीट शेयरिंग का मोटा मोटा खाका तैयार हो जाएगा, लेकिन विपक्षी दलों का जो गठबंधन है उसमें अब तक सीट के बंटवारे को लेकर खींचतान जो है वो जारी है। अभी तक सीटों का बंटवारा हर राज्य में हो नहीं पाया है। टीएमसी प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कल, उनकी एक यात्रा निकली थी, यात्रा जो थी सद्भावना यात्रा, वो बीजेपी को काउंटर करने के तौर पर देखी जा रही थी। मंदिर पॉलिटिक्स जो हो रही थी उसको काउंटर करने के लिए ममता बनर्जी की यात्रा देखी जा रही थी, लेकिन उस यात्रा के अंत होते होते ममता बनर्जी ने इंडिया गठबंधन और कांग्रेस के ऊपर ही निशाना साध दिया। ममता बनर्जी ने कहा कि मैं इस बात पर जोर देती हूं कि जिस क्षेत्र में जिस पार्टी की पकड़ हो उसी क्षेत्रीय पार्टी के लिए उसे छोड़ देना चाहिए। कांग्रेस लड़े, 300 सीटें अकेले लड़े, मैं उनकी मदद करूंगी, लेकिन वो वही करने पे अड़े हैं जो वो करना चाहते हैं। वहीं ममता बनर्जी के ने यह भी कहा कि मुझ में बीजेपी से मुकाबला करने और उनके खिलाफ लड़ने की ताकत है। कुछ लोग सीटों के बंटवारे पर हमारी बात नहीं सुनते। अगर वो बीजेपी से नहीं लड़ना चाहते तो ना लड़ें, लेकिन कम से कम उन्हें सीटें तो ना दें। साथ ही साथ उन्होंने जो लेफ्ट की पार्टीज हैं, लेफ्ट से क्योंकि ममता बनर्जी का पुराना बैर रहा है, उस पर हमला बोलते हुए कहा कि देखिए इंडिया गठबंधन की मीटिंग्स में लेफ्ट का वर्चस्व हावी है और अब कांग्रेस को यह तय करना होगा कि उन्हें किस दिशा में जाना है। वहीं कांग्रेस की तरफ से अब जवाब आ गया है। कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने पलटवार करते हुए कहा है कि ममता बनर्जी का जो दया से हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे। मैं इसमें एक बात और जोड़ना चाहता हूं कि आज राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब उनसे यह सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो ममता बनर्जी से खुद बातचीत कर रहे हैं, उनके रिश्ते ठीक ठाक हैं। अधीर रंजन चौधरी के बयान पर उन्होंने कहा कि देखिए कभी हमारी तरफ से कभी कोई उनकी तरफ से नेता कुछ कह देता है, उसको इतनी तवज्जो देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन तथ्य यह भी है कि समस्या बंगाल हो, पंजाब हो, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की वहां सहमति नहीं बन पा रही। हालात यह है कि चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव पर मेयर बनाने में तो उनकी सहमति बन गई है, लेकिन उसके बाद भी पंजाब को लेकर बयानबाजी जो है वो बंद नहीं हो रही। इंडिया नाम हमने दिया, लेकिन मेरे का दुख का बात है एक कहने का, हम जब मीटिंग में जाते हैं हम देखते हैं सीपीएम मीटिंग को कंट्रोल करते हैं, जिसको साथ 34 साल हमारा जिंदगी में लड़ाई किया हमने, हम उसको कोई एडवाइस नहीं मानेंगे। हमको बहुत असम्मान मिलते हैं, लेकिन तब भी जितना लीडर है रीजनल पार्टी को, मैंने क्या बोला, रीजनल पार्टी को इलेक्शन रीजनल पार्टी के ऊपर छोड़ दो, जो रीजनल पार्टी स्ट्रांग है, और 300 सीट में आप अकेला लड़ो, हम मदद कर देगा, हम आपका कोई सीट में हम नहीं लड़ेंगे। वो लोग क्या कहते हैं, हमको जो मर्जी हो हम करेंगे। ममता बनर्जी की दया से हम लोग नहीं चुनाव लड़ेंगे और लड़ने के नहीं चाहते। कांग्रेस पार्टी अपनी ताकत पर चुनाव लड़ना जानते हैं। जो 2 सीटें हमारा कब्जे में है वो बीजेपी पार्टी और ममता बनर्जी को हरा के हम लोग कब्जे में लाए हैं। ममता बनर्जी की दया दुरज पे कांग्रेस पार्टी अपना राजनीति नहीं करते। कांग्रेस पार्टी की दया से और मदद से 2011 साल में ममता बनर्जी खुद सत्य पे आई थी। ये बात मान के चलिए, ममता बनर्जी एक अवसरवादी नेत्री की नाम है। अधीर रंजन चौधरी जो हैं उनका खास बैर है ममता बनर्जी से, लगातार इस तरीके के बयान देते रहते हैं। पर जैसा मैंने आपको बताया कि राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि देखिए इन बयानों पे मत जाइए, मेरी ममता बनर्जी से काफ़ी अच्छे उनके रिश्ते हैं और हम जल्द से जल्द सीट शेयरिंग का जो अग्रीमेंट है उसको पूरा कर लेंगे। मेरे साथ इस वक्त चर्चा करने के लिए ज़्यादा इस पूरे मुद्दे पर विनोद शर्मा साहब जुड़ रहे हैं, पॉलिटिकल एडिटर हैं हिंदुस्तान टाइम्स के। हमारे साथ संजय सिंह जी जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद हमें अपना समय देने के लिए। विनोद जी, मैं सबसे पहले आपसे ही शुरू करना चाहूँगा।
एक ममता बनर्जी कल उन्होंने शुरुआत तो की थी बीजेपी को टक्कर देने की, वो एक काउंटर नैरेटिव प्रस्तुत करने की, लेकिन रैली के अंत होते होते उनके निशाने पर कांग्रेस और लेफ्ट खड़े दिखाई पड़ रहे थे। ऐसे में असमंजस नहीं पैदा होगा सर सीट शेयरिंग को लेकर, वोटर्स को लेकर? देखिए, जब भी सीट शेयरिंग पे बातचीत होती है उसमें विधन पड़ते हैं, उसमें दिक्कतें होती हैं। और खासकर वेस्ट बंगाल में और पंजाब में, जहां पर बहुत रस्साकशी चली है पार्टीज के कार्डर्स के मध्य, खासकर वेस्ट बंगाल में, और अधीर रंजन चौधरी और ममता बनर्जी की पार्टी का 36 का आंकड़ा है। तो ऐसी सिचुएशन में जो पार्टी की नेशनल लीडरशिप है वहीं से रास्ता निकलेगा, उन्हीं के द्वारा ही रास्ता निकलेगा। लेकिन आप ये अपेक्षा नहीं कर सकते हैं कि जो जमीन पे लड़ रहे हैं, जो उनके क्षेत्रीय नेता हैं, वो नरमी से बात करेंगे। वो तो तलखी से बात करते रहेंगे, वो तो कॉम्बेटिव रहेंगे, क्योंकि कॉम्बेटिव रहकर ही इलेक्शन लड़ा जा सकता है। हाँ, इसमें एक बड़ी दिक्कत आएगी अंकित, वो ये होगी कि जो समन्वय कार्डर्स के बीच में होना चाहिए किसी भी कोलिशन अलायंस को सक्सेसफुल होने के लिए, उस समन्वय में दिक्कत आएगी। और ये किस बात का ध्यान ममता जी को और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को रखना पड़ेगा। ये जो व्यक्तिगत, जैसे आपने भी हवाला दिया राहुल गांधी के बयान का कि उनके व्यक्तिगत संबंध है ममता जी से, और कांग्रेस के अध्यक्ष भी बात कर रहे हैं उनसे, तो व्यक्तिगत संबंधों से कोलिशनें नहीं बनती। कोलिशन बनती हैं कि जो ग्राउंड पे आपका वो जो अलायंस है वो ट्रांसलेट हो रहा है कि नहीं, कार्डर्स के मध्य दोनों पार्टीज के। तो पंजाब में और वेस्ट बंगाल में ये दिक्कत है, और इस दिक्कत को सुलझाना हो सकता है मुश्किल हो, लेकिन इनको कोशिश जल्दी से जल्दी शुरू करनी चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि समय निकला जा रहा है। अब लगातार कल से ये बात हो रही है कि बीजेपी ने इतना बड़ा जो भव्य आयोजन किया है, उसके बाद मोमेंटम जो है वो कोशिश करेंगे आने वाले कुछ दिनों तक, चुनाव तक, इस राम मंदिर को लेकर फोकस रखें। संजय सिंह, इस पूरे परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए, मैं एक छोटा सा कमेंट आपसे चाहूंगा। जो गुवाहाटी और असम में इस वक्त हेमंत बिस्वा शर्मा और राहुल गांधी के बीच में हो रहा है, बड़ी पर्सनल कटुता दोनों में दिखाई पड़ रही है, पर क्या आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं जो राहुल गांधी ने कहा कि देखिए जितना पब्लिसिटी हमें मिलनी थी उससे ज्यादा पब्लिसिटी शायद हेमंत बिस्वा शर्मा ने ये सब करके लगा दिया है, मंदिर नहीं जाने दे रहे, यूनिवर्सिटी नहीं जाने दे रहे, गुवाहाटी नहीं जाने दे रहे, तो क्या डर है या हेमंत बिस्वा शर्मा अब दिखाना चाह रहे हैं कि वहां पे बॉस कौन? देखिए, ये एक इंटरेस्टिंग सा सिचुएशन है। हेमंत बिस्वा शर्मा कांग्रेस से निकले थे, और जब वो निकले थे तो उन्होंने बहुत सारी बातें कही थी कि उनसे ज्यादा महत्व पीढ़ी का है वो पार्टी नेताओं का। दूसरी चीज, इस बीच में भी थोड़ी तलखी हमने सुनी। इसको देखने के दो नजरिए हैं। ये जो चीज राहुल गांधी कह रहे थे, हाँ चर्चा में है, अदरवाइज तो चर्चा हम कर ही नहीं रहे थे कहीं भी। मतलब पिछले 4-5 दिन से यात्रा की चर्चा कहाँ हो रही थी, अभी नहीं कर रहे थे। लेकिन इसमें एक सिचुएशन हम लोग के सामने है, जब ऐसा ही एक वाकया उत्तर प्रदेश में हो रहा था पिछले बार, जब प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश की कमान में थी, कि वो कई जगह, मतलब वो तो और भी पास था, यहाँ से दिल्ली से निकलती थी और सिट डाउन धरना, और कई जगह उनको रोका जाता था। तब भी इस तरह की बात चलती थी कि ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और फिर उनको पब्लिसिटी, अनड्यू पब्लिसिटी प्रियंका गांधी को मिल जाती है। जब नतीजे आए तो आप देखेंगे, मतलब कांग्रेस के विधानसभा में नतीजे जो है वो 2% या 1.5% सीट पे आ गई, उनको 1 या 2 सीट मिली है। लोकसभा में भी उसी तरह का हाल हुआ। तो इसलिए वो, मतलब इससे किसी आकलन पे सीधा पहुंचना थोड़ा मुश्किल है। हाँ, ये चीज जरूर है कि एक जो चीज थी रस्साकसी, और जो हिमंता बिस्वा कह रहे थे, वो कांग्रेस को भी शायद वो बताना चाहते हैं कि यस, अगर हमारे प्रदेश में, हमारे एरिया में आप आकर के कुछ भी करेंगे तो आई एम द वन जो आपको चैलेंज भी लेकिन करेगा, संजय जी, आपको इसमें एक फिर रोकेगा बात भी। उठेगी कि एक तो उत्तर प्रदेश और असम दोनों अलग अलग हैं, दोनों की राजनीतिक जमीनी स्थिति अलग है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की जो दुर्गत है वैसी शायद असम में अभी नहीं है। दूसरा एक बड़ा इसमें सवाल यह भी होगा कि क्या राजनीतिक शिष्टाचार बिल्कुल खत्म हो गया? आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को, अगर आपका राज है तो आप उसको वहां पर कोई कार्यक्रम करने नहीं देंगे? राजनीतिक शिष्टाचार तो है ही नहीं ना। अब देखिए, कल तमिलनाडु में आप ये जो प्राण प्रतिष्ठा का लाइव टेलीकास्ट तक नहीं होने दे रहे हैं। वेस्ट बंगाल में भी इस तरह की सिचुएशन हुई है। तो राजनीतिक उसका, या बहुत सारे समय में, मतलब कई जगह मोदी चुनाव में जाते थे तो मोदी जाने के पहले ही से वो ट्विटर में चलते रहता था, या इस तरह का। वो शिष्टाचार वाली चीज तो है नहीं। देखिए, दूसरी एक चीज मैं और भी फुटेज देख रहा था कि राहुल गांधी जहां जा रहे हैं
वहां मतलब लोग कतार में यहाँ से वहां वो हो सकता है बीजेपी के कार्यकर्ता हो कि जय श्री राम, मोदी मोदी जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, और कांग्रेस के सपोर्टर्स वहां पे नहीं दिख रहे। राहुल गांधी का कहीं सीआरपीएफ के प्रति भी काफी गुस्सा, आक्रोश जो है वो मन से बोलते हुए सुनाई दिया है। तो ये सब चीजें भी पब्लिक परसेप्शन में वो जाती हैं। विनोद जी, आपका इस पे क्या आकलन है? एक तरफ जो कांग्रेस है और इंडिया गठबंधन है, वो बार बार ये बात तो सब लोग लिखते भी रहे हैं, बात भी करते रहे हैं कि देखिए देरी बहुत ज्यादा हो रही है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी तैयारी कर रही है अपनी पहली लिस्ट लाने की, उनका ग्राउंड पर काम चल रहा है, वहीं कांग्रेस का जो गठबंधन है उसमें आपस में खींचतान है और कांग्रेस का सारा फोकस इस यात्रा के ऊपर है। आप ये जो पूरी खटपट है जो असम में हो रही है, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? उसका आपका क्या आकलन है सर उस पर? मेरा व्यक्तिगत आकलन यह है कि हेमंत बिस्वा शर्मा ऑटोक्रेटिक है। अभी हाल ही में उसने कहा कि जो यूनिवर्सिटीज में पढ़ाते हैं या कॉलेज में पढ़ाने वाले प्राध्यापक हैं, वो डिस्कशंस में पार्टिसिपेट करते हैं और मेरी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते हैं। मैं उनको सिविल सर्विस कॉन्डक्ट रूल्स के तहत लेकर आऊंगा, एक लेजिस्लेशन पास करूंगा असेंबली में। आप मुझे बताइए, दुनिया के किस लोकतंत्र में ऐसी पेशरफ्त होती है? आप मुझे बताइए सोच के कि अगर हमारी यूनिवर्सिटीज में हमारे जो प्रोफेसर्स हैं और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, हम भी स्टूडेंट रहे हैं, हमने भी प्रोफेसर देखे हैं, आखिर तक उनकी इज्जत की है, और बहुत से ऐसे देखे हैं जो राइट विंग वाले भी थे, उनकी हम इज्जत करते थे, और उनकी बातों पे प्रतिबंध लगाना क्या ये लोकतंत्र है? फ्रीडम ऑफ स्पीच कहाँ है इस देश में? देखिए, ये गाली अगर राइट विंगर्स देंगे और तरह तरह की बातें कहेंगे तो उसको फ्रीडम ऑफ स्पीच बोलेंगे। अब मुख्यमंत्री किसी भी प्रांत का ये कह रहा है, और जिस तरह की माजरत चाहता हूं हेमंत जी के, मैं व्यक्तिगत तौर पे आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन बासियत पब्लिक फिगर तो उनको क्रिटिसिज्म झेलना पड़ेगा ना, कि भाई जिस तरह के वो स्लोगन देते हैं, डिवाइसिव स्लोगन, मैं उनको दोहराना नहीं चाहता हूं, यहां हम सब जानते हैं, जग देख रहा है, जग जाहिर है वो। तो उनको अपनी जो स्टाइल है उसमें थोड़ी सी संभाल, थोड़ी सी बैलेंस, थोड़ा सा पॉइज लाने की जरूरत है। अगर वो लेकिन नरमी इसका से आपको बात लगता है करेंगे, कांग्रेस को कुछ राजनीतिक फायदा होगा? या जैसे संजय जी कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में गई थी तब भी काफी रुकावटें उन्होंने देखी, लेकिन कांग्रेस को जमीन पर उसका कुछ खास असर दिखाई नहीं पड़ा, वोटों में कन्वर्ट नहीं हुआ वो मोमेंटम। देखिए ऐसा है, ये जो ट्रेंड होते हैं ये इमीडिएटली नेशन स्टेज पे नहीं पकड़े जाते। अगर ये 15 डिस्ट्रिक्ट्स में से गुजरेगी ये यात्रा, अगर यही रस्साकशी चलती रही, तो मैं समझता हूं किसी भी मुख्यमंत्री को विचार करना चाहिए कि आप आप देखिए, टॉकिंग स्पेस में तो आ रही है ना ये यात्रा, वोटिंग स्पेस में आएगी या नहीं आएगी वो वक्त बताएगा आने वाला, लेकिन टॉकिंग स्पेस में उसको लाने के लिए आप उसकी मदद कर रहे हैं। ये सोचना चाहिए उनको अपने हितों के अनुसार। बाकी बात अलग है कि इसका क्या होगा, रिजल्ट क्या परसेप्शन होगा। और ऑप्टिक्स राजनीति में बहुत अहम होते हैं, और इन्हीं परसेप्शन और ऑप्टिक्स का, जिससे संजय जी कह रहे थे कि जो राहुल गांधी कह रहे हैं, और दूसरी तरफ जो हेमंत बिस्वा शर्मा और जो रैली को झेलना पड़ रहा है राहुल गांधी की न्याय यात्रा को, उसका जनता के ऊपर क्या असर पड़ता है, किसका नैरेटिव भारी पड़ता है, ये बहुत अहम होगा आने वाले कुछ दिनों में। हमारे दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आप दोनों का अपनी अपनी विचार इस पर रखने के लिए। अगर आपके बच्चे बाहर जाने की, बाहर पढ़ाई करने की उम्मीद रखते हैं तो उनके लिए एक थोड़ी परेशानी भरी खबर ज़रूर है। कनाडा सरकार ने स्टूडेंट वीज़ा के नियमों में कुछ बदलाव किए हैं, उसकी घोषणा की गई है। इसमें भारतीय छात्रों पर भी एक बड़ा असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। इसके तहत स्टूडेंट वीज़ा में करीब 35% की कटौती कनाडा की सरकार करने वाली है। वहीं इस सीमा से 2024 में परमिट की जो संख्या है, जो वीजा की संख्या है, वो घटकर 3,64,000 हो गई है। कनाडा में 2023 में रिकॉर्ड 5,69,000 जो 75 वीजा जारी किए थे स्टूडेंट्स के लिए, तो वो संख्या जो है इस बार 3,64,000 हो गई है। जानकारी के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय छात्रों में का जो प्रभाव है उसको रोकने के लिए, साथ ही साथ
संस्थागत कमियों को दूर करने के लिए अगले 2 सालों के लिए कनाडा ने संख्या को लिमिट करने की आदेश जो है वो दिए हैं। कनाडा में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों की सबसे बड़ा समूह है जो भारतीयों का होता है। अगर 2022 की बात करें तो 41% जो स्टूडेंट वीजा मिले थे कनाडा जाने वाले सारे बच्चों में, उसमें 41% भारतीय थे। इसके तहत प्रत्येक क्षेत्र तय करेगा कि विश्वविद्यालय और कॉलेजों में परमिट कितने और कैसे दिए जाएंगे। यह सीमा 2 साल तक लागू रहेगी, जिसमें 2025 में जारी किए जाने वाले वीजा की संख्या का जो पूर्ण मूल्यांकन है वो फिर उसके बाद किया जाएगा, उसको दोबारा देखा जाएगा। 2023 में 3 लाख से अधिक भारतीय छात्र कनाडा गए थे। कनाडा में अब प्रांतों और क्षेत्रों की जनसंख्या के आधार पर कुल परमिट जो हैं वो दिए जाएंगे। भारत से जाने वाले जो छात्र हैं उसमें सबसे बड़ी संख्या पंजाब और उसके बाद फिर गुजरात के छात्रों की बताई जाती है। हमारे सहयोगी मोहम्मद गजाली इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मोहम्मद गजाली, कुछ दिन पहले भी एक जो पंजाब से गए हुए स्टूडेंट्स थे उनको लेकर बड़ा परेशानी का सामना हुआ था। कई सारे स्टूडेंट्स के वीज़ा रद्द कर दिए गए थे। उसके बाद हमने कनाडा में और भारत के अंदर प्रदर्शन भी देखे थे। किस तरीके से जो भारतीय बच्चे हैं खासतौर से पंजाब में इस पूरी खबर को ले रहे हैं और क्या तैयारियां हैं उनकी आगे? जी देखिए, अगर पिछले 6 महीने की खबरों को आप देखें तो कनाडा ने अपने अंतर्राष्ट्रीय बच्चों के एडमिशन को लेकर, उनके वर्क परमिट को लेकर, स्टूडेंट वीज़ा को लेकर कई चेंजेस किए हैं। पहले तो इसी साल से एक कानून जो उन्होंने पिछले साल घोषणा की थी कि 1 जनवरी से जो बच्चे पढ़ाई के लिए बाहर जाएंगे तो उनको एक फ़ंड अपने बैंक अकाउंट में शो करना होता है, GIC फ़ंड कहते हैं। वो पहले 10,000 कनाडियाई डॉलर होता था, अब वो 20,000 कर दिया गया। उसके बाद अलग अलग कॉलेजेस के ऊपर भी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई कि प्राइवेट कॉलेज में अगर पढ़ रहे हैं या जो अनअप्रूव्ड कॉलेजेस हैं तो आप काम नहीं कर सकते हैं। दरअसल पंजाब का मसला ये होता है कि पंजाब के बच्चे अक्सर जो हैं +2 के बाद जाने की कोशिश करते हैं वहाँ डिप्लोमा या अंडर ग्रेड के प्रोग्राम्स के लिए, जो अंडर ग्रेजुएशन का प्रोग्राम है, और उसके ज़रिए उनका सपना यही होता है कि वहाँ रहकर 2 साल, 3 साल या 4 साल में PR ले लें या फिर सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर दें। अब इस खबर के बाद और जिस तरह से पिछले 6 महीने में कनाडा हर कुछ समय के बाद कानून बदल रहा है, उससे 2 चीज़ें साफ पता लग रही हैं। एक तो ये कि वैश्विक स्तर पर जो अर्थव्यवस्था की स्थिति है, खास करके इमिग्रेंट्स को लेकर, दूसरे देश के लोगों को लेकर, वो हर जगह बदल रहा है। कनाडा में बदलाव का सीधा असर पंजाब में इसलिए दिखेगा क्योंकि उससे 2-3 व्यवसाय जुड़े हुए हैं। एक तो ये कि बच्चों के लिए झटका है, क्योंकि कहाँ 5 लाख 6 लाख परमिट्स या वीज़ा इशू हो जाते थे, अब वो कुल मिलाकर सारे ही देशों के लिए या पूरे ही अंतर्राष्ट्रीय समूह के लिए सिर्फ वो 3 लाख समथिंग हो गया है। तो उससे पंजाब के छात्रों पर तो बिल्कुल असर पड़ेगा, क्योंकि ये प्लानिंग जो है ये बहुत यंग एज से शुरू कर देते हैं। दूसरा असर जो है, यहाँ पर जो लैंग्वेज टेस्टिंग सेंटर होते हैं, IELTS क्लासेस हैं या इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स हैं, उनके कारोबार पर भी पड़ेगा, क्योंकि वो बहुत बड़ा कारोबार है पंजाब और हरियाणा के इलाके में। और तीसरा सबसे अहम जो ये है कि पंजाब से लोग बाहर क्यों जाते हैं, इस पे कई स्टडीज़ हुई हैं। हाल ही फिलहाल की पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी की एक स्टडी बताती है कि करप्शन, नशा और बेरोजगारी, इन 3 वजह से मायूस होकर लोग बाहर जाते हैं। सरकार का वक्तव्य ये रहा है कि अब रिवर्स माइग्रेशन भी शुरू हो सकता है, लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ी चिंता ये है कि पंजाब क्या इन सब चीज़ों के लिए तैयार है। अगर बच्चे नहीं जा पाते हैं तो क्या उनको वो शिक्षा, वो रोजगार या उनके जो सपने हैं, क्या वो राज्य में पूरे हो पाएंगे? क्या राज्य के पास उस तरह की अर्थव्यवस्था है, वो सिस्टम है? तो बाकी बच्चों के लिए सबसे बड़ी घबराहट की बात यही है कि वो अब करेंगे क्या। ठीक है, मोहम्मद गजाली जानकारी देते हुए पंजाब से किस तरीके का इस पर असर पड़ेगा। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट भी आई थी, इसमें भारतीय और ख़ासतौर से पंजाब, जो हवाई जहाज़ हमने देखा था, पंजाब और गुजरात से कई सारे लोग वहाँ पर थे। विदेश जाने की जो होड़ है उसमें कम से कम कई सारे जो जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं उनको भी इसका एक असर जो है उनके ऊपर पड़ेगा। अयोध्या में भीड़ को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद अयोध्या पहुंचे हैं। उन्होंने हेलीकॉप्टर से पूरे इलाके का एक दौरा किया। मुख्य सचिव गृह और स्पेशल DG समेत कई बड़े अधिकारी अयोध्या में मौजूद हैं। प्राण प्रतिष्ठा के एक दिन बाद भारी संख्या में अयोध्या में लोग जो है श्रद्धालु हैं वहां पहुंचे हैं और उसको देखते हुए सुबह आज काफ़ी अव्यवस्था दिखाई पड़ी, काफ़ी परेशानियां लोगों को झेलनी पड़ी। उसके बाद से
जो प्रशासन है उत्तर प्रदेश का वो पूरी तरीके से चीजों को संभालने में जुटा हुआ है। भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद और आयोजन जो है उसकी कवरेज आपने एनडीटीवी पर देखी है, उसके हिस्सा बने रहे उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। टीवी सीरियल रामायण के सिया राम, अरुण गोविल और दीपिका शिकालिया एनडीटीवी नेटवर्क पर राम कथा सुना रहे हैं। साथ ही रामायण क्विज में रोज आपसे वो सवाल ही पूछेंगे, आप हमें अपने जवाब व्हाट्सएप के जरिए दे सकते हैं। सही जवाब देने वाले विजेता का नाम का ऐलान जो है वो हर रोज रात 9 बजे किया जाएगा। आज का सवाल है, लक्ष्मण जी किन के अवतार थे? और इसका उत्तर आपको मिलेगा आज रात 9 बजे। मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जारंगे पाटिल ने 20 जनवरी से आरक्षण के लिए विशेष मार्च जो है वो निकालने उन्होंने शुरू कर दिया है। मनोज जारंगे पाटिल का आरोप है कि महाराष्ट्र सरकार इस आंदोलन को नजरअंदाज कर रही है। ये मार्च जालाना से शुरू होकर 26 जनवरी को मुंबई पहुंचेगा। मनोज जारंगे पाटिल के मुताबिक अगर आंदोलन को नजरअंदाज किया जाएगा तो मुंबई में वो फिर से भूख हड़ताल पर बैठेंगे। आज के लिए सवाल इंडिया का मैं इतना ही। खबरों का सिलसिला एनडीटीवी इंडिया पर जारी है, बन रही है हमारे साथ।